आज हम भारत की पंचायती राज व्यवस्था पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी। ये विषय सिर्फ राजनीति या इतिहास का नहीं है, बल्कि इस सवाल से जुड़ा है कि भारत में लोकतंत्र का असली मतलब क्या है। और सत्ता असल में किसके हाथ में होनी चाहिए? हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। प्राचीन इतिहास के दस्तावेज हैं, संविधान सभा की गर्मागर्म बहसों के कुछ अंश हैं, और YouTube के एक्सप्लेनर वीडियो से लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला भी है। हाँ, और एक पुरानी लेकिन बहुत कुछ कहने वाली जमीनी स्टडी भी। तो हमारी कोशिश ये समझने की है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का सफर वो कैसा रहा है। ये एक ऐसे विचार की कहानी है जो हजारों साल पुराना है। बिल्कुल, लेकिन आज भी अपनी पूरी ताकत हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। प्राचीन ग्राम गणराज्यों से लेकर आज के संवैधानिक दर्जे तक। और आज की चुनौतियों तक। चलिए इस सफर की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पंचायत का विचार भारत के लिए कोई नया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
आज हम भारत की पंचायती राज व्यवस्था पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी। ये विषय सिर्फ राजनीति या इतिहास का नहीं है, बल्कि इस सवाल से जुड़ा है कि भारत में लोकतंत्र का असली मतलब क्या है और सत्ता असल में किसके हाथ में होनी चाहिए। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। प्राचीन इतिहास के दस्तावेज हैं, संविधान सभा की गर्मागर्म बहसों के कुछ अंश हैं, और YouTube के एक्सप्लेनर वीडियो से लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला भी है। हाँ, और एक पुरानी लेकिन बहुत कुछ कहने वाली जमीनी स्टडी भी। तो हमारी कोशिश ये समझने की है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का सफर वो कैसा रहा है। ये एक ऐसे विचार की कहानी है जो हजारों साल पुराना है। बिल्कुल, लेकिन आज भी अपनी पूरी ताकत हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। प्राचीन ग्राम गणराज्यों से लेकर आज के संवैधानिक दर्जे तक और आज की चुनौतियों तक। चलिए इस सफर की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पंचायत का विचार भारत के लिए कोई नया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि वैदिक काल में भी सभा और समिति जैसे स्थानीय निकायों का जिक्र मिलता है। हाँ, और ये सिर्फ जिक्र तक सीमित नहीं था। ये संस्थाएं गांव के जीवन का केंद्र थीं। मौर्य काल को ही लीजिए, जहां शहरों को पुर कहा जाता था और उनके प्रमुख को नागरिक। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि इन स्थानीय निकायों को शाही हस्तक्षेप से काफी हद तक आजादी थी। मतलब राजा की सत्ता सीधे गांव तक नहीं पहुंचती। नहीं, उतनी प्रभावी नहीं थी। हाँ। गांव अपने फैसले काफी हद तक खुद लेते थे। हाँ। और गुप्त काल में भी यही व्यवस्था ग्रामपति यानी गांव के मुखिया के रूप में जारी रही। तो ये अपने आप में छोटी छोटी स्वशासन की इकाइयां, बिल्कुल, सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स। तो फिर सवाल उठता है कि इस मजबूत और आत्मनिर्भर व्यवस्था का हुआ क्या? ये कमजोर कैसे पड़ गई? ये एक लंबी और धीमी प्रक्रिया थी। इसकी कमजोरी आप कह सकते हैं मुगल शासन के दौरान शुरू हुई, जब जातिवाद और सामंती व्यवस्था ने गांवों के सामाजिक ताने बाने पर असर डालना शुरू किया। लेकिन जो सबसे बड़ा झटका था वो ब्रिटिश राज में लगा। अंग्रेजों का मकसद साफ था, एक केंद्रीकृत शासन जिसका एक ही काम था, ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूलना, और इसके लिए उन्हें गांव की स्वायत्तता खत्म करनी थी। और उन्होंने ये किया कैसे? मतलब सिर्फ कानून बनाकर, या? उनका सबसे बड़ा हथियार आर्थिक था। उन्होंने भूमि राजस्व को सकल कृषि उपज का लगभग 50% तय कर दिया। 50%? जी, 50%। जरा सोचिए, किसान की आधी मेहनत सीधे सरकार के पास। इससे तो गांव की आर्थिक कमर ही टूट गई होगी। बिल्कुल। जो पुरानी व्यवस्था आपसी सहयोग और स्थानीय संसाधनों पर चलती थी, वो पूरी तरह बिखर गई। आत्मनिर्भर गांव अब एक ऐसी केंद्रीकृत व्यवस्था पर निर्भर हो गए जिसका रिमोट कंट्रोल लंदन में था। तो जब भारत आजाद हुआ और अपना संविधान लिखने बैठा, तो ये उम्मीद तो रही होगी कि हम उस पुरानी खोई हुई स्वायत्तता को वापस लाएंगे। हाँ, गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना तो इसी पर आधारित था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो चौंकाने वाला मोड़ आता है। बिल्कुल, संविधान सभा की बहसों में ये सबसे ज्यादा बहस वाले मुद्दों में से एक था। यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। जिस ग्राम स्वराज का सपना गांधी जी देखते थे, संविधान सभा में उसका सबसे मुखर विरोधी कोई और नहीं बल्कि खुद मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, पर उनके तर्क आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं। ये बात कई लोगों को हैरान करती है। उन्होंने गांवों को स्थानीयता का गढ़, अज्ञानता और सांप्रदायिकता का अड्डा तक कह दिया था। उनका डर क्या था? मतलब इतना कड़ा रुख क्यों? उनका डर बहुत वास्तविक था। उन्हें लगता था कि भारतीय गांव जातिवाद और गुटबाजी में इतने गहरे डूबे हुए हैं कि वहां सत्ता का मतलब होगा ऊंची जातियों का शासन और दबे कुचले वर्गों का और ज्यादा शोषण। अच्छा। उन्हें डर था कि स्थानीय स्तर पर न्याय मिलना नामुमकिन होगा। इसलिए उनका मानना था कि एक मजबूत केंद्रीय और प्रांतीय सरकार ही इन सामाजिक बुराइयों से लड़ सकती है। लेकिन जाहिर है सभा के सभी सदस्य इस बात से सहमत नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। दामोदर स्वरूप सेठ ने बहुत जोरदार तर्क दिया। उन्होंने कहा कि ये संविधान तो ऊपर से नीचे की ओर बनाया जा रहा है, जिसमें भारत के 7 लाख गांवों के लिए कोई जगह ही नहीं है। हाँ, उन्होंने पूछा कि जिस स्वतंत्रता की लड़ाई गांवों की वजह से जीती गई, उन गांवों को ही संविधान में जगह क्यों नहीं मिल रही? और भी सदस्य होंगे? जी, M. अनंतशयानम अय्यंगर। उन्होंने कहा कि पंचायतों ने ही तो भारतीय जीवन को अनगिनत क्रांतियों और राजनीतिक बदलावों के बावजूद बचाए रखा है। तो एक तरफ अम्बेडकर का सामाजिक न्याय का डर था और दूसरी तरफ ग्राम स्वराज का आदर्श। ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव था। बहुत बड़ा। तो फिर सहमति कैसे बनी? रास्ता क्या निकला? इस लंबी और भावुक बहस का नतीजा एक समझौते के रूप में निकला।
पंचायतों को संविधान के मुख्य यानी कानूनी रूप से बाध्यकारी हिस्से में शामिल नहीं किया गया। तो फिर कहाँ जगह मिली? इसे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत अनुच्छेद 40 में जगह दी गई। इसमें लिखा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। मतलब ये एक सलाह थी, हुक्म नहीं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक तरह से संविधान का नैतिक कंपास था। सरकार को ये दिशा तो दिखाता था, पर उस रास्ते पर चलने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर नहीं कर सकता था। एक नैतिक जिम्मेदारी, कानूनी बाध्यता नहीं। जी। तो संविधान में पंचायतों को एक नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर शामिल तो कर लिया गया, लेकिन असल सवाल था कि क्या आजाद भारत की सरकारें इस जिम्मेदारी को निभाएंगी? और शुरुआती सालों का रिकॉर्ड तो कुछ और ही कहानी कहता है। हाँ, शुरुआती कार्यक्रम जैसे 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम। हाँ, बड़े तामझाम से शुरू हुए, लेकिन लोगों की भागीदारी हासिल करने में ज्यादातर असफल रहे। ये ऊपर से थोपे गए नौकरशाही कार्यक्रम थे। और इन्हीं विफलताओं की वजह से शायद पहली बार गंभीरता से विकेंद्रीकरण के बारे में सोचा गया होगा। बिल्कुल। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन इसी समीक्षा के लिए किया गया। इस समिति ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा दी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, इसका मतलब था कि सत्ता को सही मायने में निचले स्तर तक पहुंचाया जाए, सिर्फ नाम के लिए नहीं। अच्छा, तो ये मशहूर त्रिस्तरीय व्यवस्था यहाँ से आई। जी। लेकिन हमेशा ये सवाल उठता है कि ये बीच का ब्लॉक या समिति वाला स्तर क्यों? सीधे गांव को जिले से क्यों नहीं जोड़ा गया? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। समिति का तर्क था कि एक अकेला गांव योजना बनाने के लिए बहुत छोटा है और जिला बहुत बड़ा और दूर हो जाता है। बिल्कुल। तो ब्लॉक या पंचायत समिति एक मध्यवर्ती स्तर था जो गांवों के समूह का प्रतिनिधित्व करता था और विकास कार्यों के लिए एक व्यवहारिक इकाई थी। और 1959 में राजस्थान का नागौर जिला इसे अपनाने वाला पहला जिला बना। हाँ, और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। लेकिन जैसा भारत में अक्सर होता है, एक विचार पूरे देश में एक समान लागू नहीं हो पाता। यही सबसे बड़ी समस्या थी। कुछ राज्यों ने 2 स्तरीय प्रणाली अपनाई तो कुछ ने 4 स्तरीय। कई राज्यों में तो दशकों तक चुनाव ही नहीं हुए। मतलब पंचायतों के पास न तो नियमित चुनाव थे, न शक्तियां और न ही पैसा। वो पूरी तरह से राज्य सरकारों की दया पर निर्भर थी। और इसी को ठीक करने के लिए और समितियां बनी। जी, अशोक मेहता समिति 1977 और फिर LM सिंघवी समिति 1986। और सिंघवी समिति ने ही वो क्रांतिकारी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि पंचायतों को सिर्फ कानून से नहीं बल्कि संविधान में संशोधन करके संवैधानिक दर्जा देना होगा। और आखिरकार 1992 में ये हो गया, 73वें संविधान संशोधन के रूप में। भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा पल। हाँ, ये क्रांतिकारी कदम था। इसने पंचायतों को सिर्फ एक नीति निदेशक सिद्धांत से निकालकर संविधान का एक न्याय संगत मतलब जस्टिसेबल हिस्सा बना दिया। मतलब अब ये सिर्फ सलाह नहीं थी। नहीं, अब ये एक ऐसा कानून था जिसे लागू करवाने के लिए कोई भी नागरिक अदालत जा सकता था। ये राज्यों के लिए एक विकल्प नहीं बल्कि एक संवैधानिक अनिवार्यता बन गया। चलिए इस 73वें संशोधन के कुछ प्रावधानों को थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि इन्होंने जमीनी स्तर पर बहुत कुछ बदला। इसके कुछ प्रावधान तो गेम चेंजर थे। पहला, पूरे देश में एक समान त्रिस्तरीय ढांचे की अनिवार्य स्थापना। ठीक है। दूसरा, सभी स्तरों पर सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा, जिससे सीधी जवाबदेही बढ़ी। और पंचायतों का कार्यकाल 5 साल के लिए निश्चित किया गया। और समय पर चुनाव कराने के लिए उसके लिए हर राज्य में एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा सामाजिक बदलाव था वो शायद आरक्षण के प्रावधानों से आया। निश्चित रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण किया गया। ये डॉक्टर अंबेडकर की उस मूल चिंता का एक तरह से समाधान था। बिल्कुल, और शायद सबसे क्रांतिकारी कदम था। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर अध्यक्ष पद सहित कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण। इसने रातों रात लाखों महिलाओं को भारत की राजनीतिक प्रक्रिया के केंद्र में ला खड़ा किया। हाँ, जो सदियों से इससे बाहर थी। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रयोग था। तो कानूनी तौर पर तो पंचायतें बहुत ताकतवर हो गईं। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक मामला भी है जो इस बात को साबित करता है। जी। इसमें एक शहरी विकास प्राधिकरण ने एक बड़ी टाउनशिप योजना बनाई, लेकिन स्थानीय पंचायत की राय लेना तो दूर, उन्हें बताया तक नहीं। और मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इस योजना को रद्द करते हुए पंचायत के पक्ष में फैसला सुनाया। अच्छा। अदालत ने बहुत साफ कहा कि 73वें और 74वें संशोधन का मकसद सिर्फ दिखावा नहीं है। स्थानीय विकास में इन चुनी हुई संस्थाओं की राय लेना एक संवैधानिक जरूरत है। ये दिखाता है कि कानून के पास असली दांत हैं। लेकिन कानूनी जीत और जमीनी हकीकत में अक्सर एक फासला होता है। कानून मजबूत है
लेकिन क्या समाज उससे ज्यादा मजबूत है? जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण, 1/3 सीटें तो मिल गईं, पर क्या उन्हें असली शक्ति मिली? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब सीधा हाँ या नहीं में नहीं है। कानून ने दरवाजा जरूर खोला, बिल्कुल, लेकिन उस दरवाजे के पीछे सामाजिक हकीकतें खड़ी थी और यहीं पर रबर स्टैंप या सरपंच पति की समस्या सामने आती है, जिसका जिक्र हमारे स्रोत भी करते हैं। हाँ, कई मामलों में चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों के नाम पर उनके पुरुष रिश्तेदार जैसे पति, पिता या भाई ही असली सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। बैठकों में वो जाते हैं, फैसले वो लेते हैं। और महिलाओं को अक्सर पुरुष सदस्यों से समर्थन की कमी और राजनीतिक हस्तक्षेप का भी सामना करना पड़ता है। जी, हमारे पास एक पुरानी स्टडी है जो मद्रास यानी अब तमिलनाडु के पंचायतों के कुछ हैरान करने वाले उदाहरण देती है। अच्छा, ये दिखाती है कि ये संघर्ष कितना पुराना है। एक मामले में एक पूरी पंचायत ने इस बात पर सामूहिक इस्तीफा दे दिया कि अधिकारी अवैध शराब और जुए के खिलाफ उनके प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। मतलब उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश की। हाँ, लेकिन पूरी व्यवस्था ने उन्हें अनसुना कर दिया। वो स्टडी नौकरशाही की जकड़न को भी बहुत अच्छे से दिखाती है। एक और उदाहरण है जिसमें एक पंचायत चेयरमैन के यात्रा भत्ते यानी ट्रैवल अलाउंस को सिर्फ इसलिए नामंजूर कर दिया गया क्योंकि बिल नए फॉर्म पर नहीं था। मतलब गांव का विकास हो या ना हो, लेकिन फॉर्म सही होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो नौकरशाही का बेहतरीन उदाहरण है जहां प्रक्रिया असल मकसद से ज्यादा जरूरी हो जाती है। ये सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन ये स्थानीय स्वायत्ता और राज्य के नौकरशाही नियंत्रण के बीच के गहरे तनाव को साफ दिखाती है। व्यवस्था आज भी नियमों और प्रक्रियाओं में इतनी ज्यादा बंधी हुई है कि स्थानीय पहलकदमी अक्सर उसी में उलझ कर रह जाती है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने प्राचीन ग्राम गणराज्यों की आत्मनिर्भरता से लेकर ब्रिटिश राज में उसके पतन, संविधान सभा की आदर्शवादी बहसों और आज की जटिल जमीनी हकीकतों तक का सफर तय किया है। ऐसा लगता है कि ढांचा तो तैयार हो गया है, एक कानूनी इमारत खड़ी कर दी गई है, लेकिन स्वशासन की असली भावना, उसकी आत्मा को जमीन पर उतारना भी बाकी है। ये संवैधानिक आदर्शों और सामाजिक वास्तविकताओं जैसे पितृसत्ता और नौकरशाही की गहरी जड़ों के बीच एक निरंतर संघर्ष है। हाँ, कानून एक दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे से छलकर असली शक्ति तक पहुंचना एक अलग और ज्यादा मुश्किल लड़ाई है। और ये लड़ाई सिर्फ बाहर की व्यवस्था से नहीं, बल्कि समाज के अंदर की मानसिकता से भी है। आज की चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि भारत ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक विस्तृत कानूनी और प्रशासनिक ढांचा बनाया है, लेकिन क्या कोई व्यवस्था सही मायने में स्वशासित हो सकती है अगर वो एक ऐसी प्रशासनिक भाषा और तर्क में काम करती है जो उन लोगों के लिए ही विदेशी हो जिन्हें वो सशक्त बनाने का दावा करती है? एक ऐसी पंचायती राज व्यवस्था कैसी दिखेगी जो फाइलों और फॉर्म की भाषा में नहीं बल्कि वाकई अपने समाज की भाषा में बात करें?